अस्सलाम वालेकुम। ये है रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के ऊपर डियर नॉलेज की तरफ से। अगर आप बुक के लिहाज से जाएं, आप बुक में चेक करें तो ऑब्जर्वेशन के आपको सिर्फ दो ही टाइप्स मिलती हैं। एक है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और एक है लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन, जिसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है क्योंकि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है। लेकिन चूंकि उसी ऑब्जर्वेशन या मेथड ऑफ साइकोलॉजी के वीडियो पे ही रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स में कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर जिसके मज़ीद टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड्स के, उसको ज़रा उसके ऊपर एक वीडियो बना के दें। तो मैंने टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के ऊपर ये वीडियो बनाई है। इसके बाद अगली वीडियो मैं अपलोड करूँगी, वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड में आता है ऑब्जर्वेशन के टाइप्स हैं जो पायलट ऑब्जर्वेशन है, ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशनल मेथड से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड की डेफिनेशन है, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च इंटेल द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट बिहेवियर। ऑब्जर्वेशनल मेथड साइकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन और एक सब्जेक्ट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने को कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में आप ऑब्जर्वेशन करते हो और आप एक सब्जेक्ट के बिहेवियर को या एक पार्टिसिपेंट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हो। नॉर्मली अगर ह्यूमन आपका रिसर्च का हिस्सा है या आपकी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है तो आप फिर पार्टिसिपेंट का वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर एनिमल हैं यानी कि नॉन ह्यूमन आप अपने हिस्से एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे हैं या अपने रिसर्च का हिस्सा बना रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो वर्ड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। लेकिन नॉर्मली वर्ड जो है वो सब्जेक्ट ही यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड में बेसिकली होता क्या है, ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें एक सब्जेक्ट के बिहेवियर की डिस्क्रिप्शन होती है। उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि एक सब्जेक्ट इस तरह बिहेव कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये सारा कुछ जो है ये ऑब्जर्वेशनल मेथड में आता है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है या एक तरीका है जिससे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं अपने रिसर्च के लिए, या ऐसे ही आप कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर अपने सेंसेस के ज़रिए आप उसको परसीव करते हैं। सेंसेस में आपके विजन आ जाती है, हियरिंग आ जाती है, टेस्ट आ जाता है, टच आ जाते हैं। ये आपके 5 सेंसेस है जिसके ज़रिए आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर आप उसके ऊपर डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो चेक की है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके अंदर मैंने साइकोलॉजी के गोल्स मेंशन किए थे जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, सब्जेक्ट के बिहेवियर को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है। बहरहाल ये ऑब्जर्वेशनल मेथड की डेफिनेशन थी। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आर investigations where the researcher observe a situation and record what's happening, does not manipulate an independent variable. नॉर्मली इसके अंदर होता क्या है कि आप एक सिचुएशन को आप ऑब्ज़र्व करते हो और आप रिकॉर्ड करते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशनल मेथड में जो है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते। अगर आपने मेरी एक्सपेरिमेंटल मेथड वाली वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल में मैंने उसको डिस्कस करके दी है। उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोनों लैंग्वेज में मैंने किया है, एक इंग्लिश में और एक उर्दू या हिंदी है उस लैंग्वेज में, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। ऑब्जर्वेशन की क्यों जाती है? ऑब्जर्वेशन इसलिए की जाती है ताकि रिसर्चर जो है वो एम्पेरिकल डाटा यानी कि वो डाटा जो आप थ्रू ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करते हैं वो किसी और तरीके से नहीं होती है, तो इसलिए आप ऑब्जर्वेशन वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर आप कोई और तरीका अपनाते हैं शायद उसको हम कह सकते हैं कि ये और तरीका इस तरह हो सकता है कि आप अपनी सिक्स्थ सेंस यूज़ करते हैं। सिक्स्थ सेंस मतलब आप ख़ुद से अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि इस तरह होने वाला है या इस तरह होगा, या वो जो सुपरस्टिशंस होती हैं ये दूसरे प्रोसेसेस हैं, दूसरे मेथड्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो जो दूसरे तरीक़ों से आप अच्छे तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं तो आप
ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप ख़ुद ऑब्ज़र्व करते हैं उस चीज़ को, आप उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और आप उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते हैं और आपके पास एक सॉलिड एविडेंस आ जाता है। तो इसलिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें आप जो हैं अपने रिज़ल्ट को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर पाते हैं। आते हैं पायलट ऑब्जर्वेशन की तरफ। पायलट ऑब्जर्वेशन बेसिकली होता क्या है? डेफिनेशन है, द चेकलिस्ट फॉर ऑब्जर्वेशनल मेथड टेस्टेड बिफोर द मेन ऑब्जर्वेशन to ensure that all potential behaviors are covered and that observer can use the checklist successfully. This is called pilot observation. पायलट नॉर्मली एक पायलट प्रोजेक्ट या पायलट स्टडी या पायलट ऑब्जर्वेशन जिसके साथ ये वर्ड पायलट लग जाता है, इसका मतलब ये है कि वो इनिशियल काम नहीं हो रहा होता, आप जस्ट टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप पायलट रिसर्च करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं कि आप थोड़े से लोगों को लेते हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, फिर वहाँ से आप जायज़ा लगाते हैं कि आपका ये रिसर्च सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर पायलट प्रोजेक्ट है तो पायलट प्रोजेक्ट ये है कि आप एक जगह पे अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो उससे पहले आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च करते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये उसके अंदर क्या ख़ामियाँ हैं, क्या उसके अंदर आप कह सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इस तरह पायलट ऑब्जर्वेशन है। जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन होती है, इनिशियल ऑब्जर्वेशन के करने से पहले आप पायलट ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि आप एक टेम्प्रेरी टेस्ट करते हैं कि आपको अगर इनिशियल ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये एक आप कह सकते हैं ये चेकलिस्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड के लिए। इसके अंदर आप फिर इंश्योर करते हो कि कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं ऑब्जर्व करनी, मतलब आप एक चेकलिस्ट बना लेते हो। तो दैट्स why it is called pilot observation. Prior to observation, the psychologist must create a behavioral checklist. इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके अंदर बिहेवियरल चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। बिहेवियरल चेकलिस्ट। और अगर आप एक नॉन ह्यूमन पर्सपेक्टिव में के पर्सपेक्टिव से अगर आप चेक करें तो इसको फिर हम कहते हैं इथोग्राम। नॉर्मली बिहेवियरल चेकलिस्ट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ नॉन ह्यूमन दैट इट इज़ कॉल्ड इथोग्राम। उस चेकलिस्ट में आप हर एक बिहेवियर जो आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं उसको आप मेंशन करते हैं और उसको आप राइट डाउन करते हैं कि ये बिहेवियर जो है मैंने यहाँ पर मेंशन ऑब्ज़र्व करने, और उस बिहेवियर का आप उस बिहेवियर को नेम दे देते हैं, आप उसको राइट डाउन कर देते हैं। नॉर्मली अगर क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर एक साइकोलॉजिस्ट है और वो एक केस स्टडी कर रहा है, उसके सामने एक क्लाइंट बैठा है या पेशेंट बैठा है, तो अगर उसके ऊपर कोई टेस्ट वो कंडक्ट कर रहा है और उसने उस टेस्ट में ये भी नोट डाउन करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए क्लाइंट के क्या रिएक्शन थे, तो वो अपने साथ राइट डाउन कर रहे होते हैं, एक चेकलिस्ट बना रहे होते हैं। अब इतना टाइम तो उनके पास नहीं होता कि चेकलिस्ट बनाए, तो वो शॉर्ट टर्म्स उन्होंने यूज़ किए होते हैं, अपने लिए कोड वर्ड्स होते हैं कि जिससे वो जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं हर एक क्वेश्चन पे क्लाइंट्स के रिएक्शन को। या अगर आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आप अपने पार्टिसिपेंट्स के रिएक्शंस को या उसके बिहेवियर को आप राइट डाउन कर रहे होते हैं। तो पायलट ऑब्जर्वेशन में बेसिकली आप पहले अपने लिए चेकलिस्ट बना लेते हैं और आप उसके अंदर वो चीज़ें मेंशन कर लेते हैं जो आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। अभी आपने इनिशियल ऑब्जर्वेशन नहीं स्टार्ट किया, आप जस्ट पायलट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो पायलट ऑब्जर्वेशन आप मेन ऑब्जर्वेशन करने से पहले करते हो कि ऑब्जर्वेशन अगर मैं करूँगी या करूँगा तो वो किस तरह टाइप की होगी। अब क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं? फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं, वर्बल बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर, इसके अंदर आप एक्सप्रेशंस दूसरों के नोट कर सकते हैं, स्पेशल बिहेवियर, टेम्पोरल पैटर्न्स, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, वर्बल एंड पिक्टोरल रिकॉर्ड्स, न्यूरोलॉजिकल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सी चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करनी है, ये आपके ऑब्ज़र्वेशन टाइप पे डिपेंड करता है। सैम्पलिंग बिहेवियर। In observing a behavior, there are two ways in which an observer can be sample behaviors. आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। एक होता है टाइम सैम्पलिंग और एक होता है इवेंट सैम्पलिंग।
टाइम सैम्पलिंग में आप टोटली टाइम पे बाउंडेड होते हैं, और इवेंट सैम्पलिंग में आप इवेंट को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टाइम सैम्पलिंग। Time sampling is a sampling method that involves the acquisition of representative samples by observing subjects at different time intervals. Time sampling basically आपके सैंपल को कहा जाता है। आप जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो आपका सैंपल हो गया है। जिस तरह हमने अब तक की जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हुई है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, अगर आपने उसको देखा हो, उसको उस वीडियो को आपने देखी हो, तो उसके अंदर मैंने सैम्पलिंग का वर्ड यूज़ किया था, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में क्या होता है कि आपके पास वो लोग जो आपके रिसर्च का हिस्सा है या आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो जाते हैं। अब आप उनको रैंडमली सेलेक्ट करते हो या किसी और तरीके से सेलेक्ट करते हो, लेकिन वो आपके रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो सैंपल जो हैं वो आपके रिसर्च में जिन चीज़ों का आपने इंक्लूड किया होता है वो आपके सैंपल्स होते हैं। टाइम सैम्पलिंग में क्या है, आप टाइम के लिहाज से अब आप चल रहे हैं, ठीक है। टाइम सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। इसके अंदर आते हैं आपके पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स बाय ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं, यानी कि जो लोग हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन का पार्ट हैं, अब आप उन लोगों को डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर, आप कह सकते हैं कि ये ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आप उनके एक स्पेसिफिक टाइम रख देते हैं कि मैं इतने टाइम बाद इनको ऑब्ज़र्व करूँगा। इसके कुछ टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। एक है इंस्टेंटेनियस स्कैन, एक है प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी स्कैन, और एक है 1-0 स्कैन। इंस्टेंटेनियस स्कैन की डेफिनेशन है, इंस्टेंटेनियस स्कैन इज़ द बिहेवियर दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच सेट ऑफ टाइम इंटरवल। टाइम सैम्पलिंग है, आप उसको एक बंदे के बिहेवियर को आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट टाइम टू टाइम आप उसको जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने टाइम बाद इसने किस तरह बिहेव किया और इतने टाइम बाद इसने किस तरह बिहेव किया, आपने उसके ऊपर नज़र रखी हुई है। तो उसके 3 टाइप्स है। एक है इंस्टेंटेनियस स्कैन। इंस्टेंटेनियस स्कैन में आप बिल्कुल वो जो स्टार्टिंग से आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है, इज़ द बिहेवियर दैट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच टाइम इंटरवल। हर एक टाइम इंटरवल के स्टार्ट में आप एक बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, या एक बिहेवियर जो हर एक टाइम के स्टार्ट पे जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्कैन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ बच्चों को आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि हर 10 सेकंड बाद उनका क्या बिहेवियर होता है। एवरी 10 सेकंड वट एवर बिहेवियर इज़ बीइंग शोन बाय अ चाइल्ड इन द प्लेग्राउंड इज़ रिकॉर्डेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बच्चे पे रिसर्च करें, आप किसी बच्चे को ऑब्ज़र्व करें और आपने टाइम सैम्पलिंग लिया हुआ है कि मैं थ्रू टाइम सैम्पलिंग जो है ऑब्ज़र्व करूँगा, यानी कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, और हर 10 सेकंड बाद जो है आप उस बच्चे को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हर 10 सेकंड आप उस बच्चे को जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो हो गया इंस्टेंटेनियस, यानी कि हर 10 सेकंड के स्टार्ट, मतलब 10 सेकंड स्टार्टिंग में आपने देखा बच्चे का ये बिहेवियर था, 10 सेकंड कंप्लीट हो गए। अगली बार जब दोबारा 10 सेकंड के बाद दोबारा जब आप वो बिहेवियर चेक करेंगे, तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो होगा इंस्टेंटेनियस स्कैन। देन दूसरा टाइप है इसका प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी स्कैन। Predominant activity scan is where the observer record most frequent behavior shown by the person being observed in a set time period. Predominant में ये होता है कि आप उसके अंदर वो behavior नोट करते हो जो ज़्यादा frequently शो हुआ जा रहा होते हैं। आप हर 10 सेकंड बाद एक बच्चे को नोट कर रहे हैं प्लेग्राउंड में, लेकिन आप उसके अंदर ये भी नोट करें कि हर 10 सेकंड में उसका वो कौन सा बिहेवियर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो फ्रीक्वेंट है, ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। तो इसको कहते हैं प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी स्कैन, यानी कि हर 10 सेकंड में आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी स्कैन। इसके बाद आते हैं 1-0 स्कैन। 1-0 स्कैन इज़ वेयर द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स वेदर ईच बिहेवियर हैपेंड और डिड नॉट हैपेंड विद इन अ टाइम पीरियड। अब प्रीडोमिनेंट में आप हर 10 सेकंड में जो आप ऑब्ज़र्व करें वो आपका प्रीडोमिनेंट हो गया, और 1-0 स्कैन में
आप ये नोट करते हो कि एक बिहेवियर हर 10 सेकंड में हुआ या नहीं हुआ. फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट रिकॉर्डेड, जस्ट वेदर द बिहेवियर हैपेंड और नॉट हैपेंड. यानी कि आपने नोट किया कि बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और वो झूला झूल रहे हैं. सही. झूला झूलने के बाद अगर कोई चाइल्ड आप ऑब्जर्व करें वो हंसने लग जाता है, तो आप अगर उसको टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करें कि हर 10 सेकंड बाद आप उनको ऑब्जर्व करें कि हर 10 सेकंड बाद वो हंसता है या नहीं हंसता. अगर वो हंसता है या नहीं हंसता, ये जो है ये आपके पास 10 स्कैम में आ जाते हैं. हर 10 सेकंड बाद हर एक टाइम पीरियड में आप सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि बिहेवियर हुआ है या नहीं हुआ. और प्रीडोमिनेंट में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि हर 10 सेकंड बाद वो कितनी बार मतलब ये बिहेवियर उसका रिपीट हुआ है. अब आते हैं इवेंट सैम्पलिंग की तरफ. टाइम सैम्पलिंग में हमने टाइम को डिस्कस किया, इवेंट सैम्पलिंग में हम इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. इवेंट सैम्पलिंग इज़ वेयर एवरी टाइम अ बिहेवियर इज सीन इन द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड इज कंप्यूटेड. अ सेट टाइम पीरियड इज डिसाइडेड बिफोर रिकॉर्डिंग बिगिंस. इसके अंदर आप ऑलरेडी एक टाइम डिसाइड हुआ होता है ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले, और इवेंट सैम्पलिंग में आप बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हो, उसको फिर आप कंप्यूट करते हैं. यानी कि जब भी वो बंदा इस तरह का बिहेवियर करेगा आप उसको राइट डाउन करेंगे. ये आपके पास आता है इवेंट सैम्पलिंग के अंदर. अब ऑब्जर्वेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? If the participants are unaware of that they are being observed and they will behave naturally, this increase the ecological validity of the observation. आप एक पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो वो नेचुरल बिहेवियर शो करेंगे और इससे आपकी ऑब्जर्वेशन की इकोलॉजिकल वैलिडिटी बढ़ती है. इकोलॉजिकल यानी कि आपको जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी वैलिडिटी बढ़ रही है क्योंकि आप नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं. इकोलॉजिकल वैलिडिटी होती है, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च study are able to be generalized in real life setting. आपने नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, आपने नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके पास उसका रिज़ल्ट है, तो आप उसको रियल लाइफ सेटिंग में जनरलाइज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे जो हैं वो जब पार्क जाते हैं तो वो हंसते हैं, वो भागते हैं, दौड़ते हैं. उनको नहीं पता कि मैं उन्हें ऑब्ज़र्व कर रही थी, इसलिए वो नेचुरल बिहेवियर शो कर रहे हैं. तो मैं इस बिहेवियर को जनरलाइज कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एक्चुअल बिहेवियर आया है, मेरे पास बिल्कुल एक्चुअल रिज़ल्ट आया है. मेरे पास इकोलॉजिकल वैलिडिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया उसका नेचुरल बिहेवियर. तो मैं इसको जनरलाइज़ कर सकती हूँ. मैं इसको इस तरह जनरलाइज़ कर सकती हूँ कि जो बच्चे पार्क जाते हैं, खेलते हैं, वो खुश होते हैं, वो भागते दौड़ते हैं, यानी कि ये मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो उसको मैं अच्छे तरीके से जनरलाइज़ कर सकती हूँ क्योंकि बच्चों को नहीं था पता कि मैं उन्हें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ. तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी इस तरह जो है इससे इंक्रीज़ होती है. एज अ बिहेवियर आर काउंटेड एंड आर हैंस क्वालिटेटिव, द प्रोसेस इज़ ऑब्जेक्टिव एंड द डेटा कैन बी एनालाइज स्टैटिकली विद मिनिमल बायस. इसके अंदर अपनी बायसेस जो हैं कम हो जाती है क्योंकि आप अपने क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप रिसर्च करते हैं, आप इसके अंदर अपनी बायसनेस नहीं इंक्लूड करते हैं और इसके अंदर आप बिहेवियर को काउंट करते हैं. और बिहेवियर जब आप उसको काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वालिटेटिव बिहेवियर आप काउंट कर रहे हैं. क्वालिटेटिव यानी कि आप उसकी क्वालिटी देख रहे हैं कि किस तरह टाइप का बिहेवियर परफॉर्म हो रहा है. क्वांटिटेटिव में फिर आप ज़्यादा डीप डिटेल में चले जाते हैं. क्वालिटेटिव में आप क्वालिटी देखते हैं, किस किस्म का बिहेवियर परफॉर्म किया जा रहा है, और फिर आप उसको एनालाइज करते हैं और इसके अंदर आप अपनी बायसनेस को कम से कम करते हैं. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर पार्टिसिपेंट को पता चल गया कि वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो अपना बिहेवियर डिफरेंट शो करेंगे. इसको ऑब्जर्वर्स इफ़ेक्ट कहते हैं. अगर आपने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वाली वीडियो में डिस्कस पढ़ा हो, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, खैर मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आपके लिए थोड़ा इजी होगा. इसके अंदर आ जाते हैं ऑब्जर्वर्स इफ़ेक्ट. ऑब्जर्वर्स इफ़ेक्ट में ये होता है कि उनको पता चल जाता है, जिन लोगों को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो उनको पता चल जाता है कि वो ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं. यानी कि वो अपने रियल बिहेवियर को छुपाते हैं और वो वाला बिहेवियर शो करते हैं जो सोशली या एक्सेप्टेबल है या सोशली डिज़ायरेबल है. मिसाल के तौर पे मैं उन बच्चों को ऑब्ज़र्व कर रही थी पार्क में, वो खेल रहे थे, वो हंस रहे थे. उनको पता चला कि मैं उन्हें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो वो
शर्माना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे, वो भागेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे नहीं, वो शायद वो इतना एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि मैं उन्हें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। तो वो थोड़ा वो वेल मैनर्ड, जिस तरह बड़ों के सामने छोटे बच्चे वेल मैनर्ड बिहेव कर रहे होते हैं, वो उस तरह का बिहेव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आता है कि जो इकोलॉजिकल वैलिडिटी जो है वो रिड्यूस हो रही होती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। It may be difficult to replicate the study if it is naturalistic, as many variables cannot be controlled. This reduces the reliability of the study. यहाँ पर आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते अपने फाइंडिंग्स को, अपनी स्टडी को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप नेचुरल इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेचुरल इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो नेचुरलिस्टिक होता है, और ह्यूमन जो है वो खुद एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और वो इन्वायरमेंट में डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो आप इस फाइंडिंग्स को या इस स्टडी को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये रेप्लिकेबल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। एक है ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन is when participants know who the researcher is and that they are being observed. ओवर्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो बेसिकली उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा था कि नॉर्मली बुक के लिहाज से ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और एक है लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन, अगर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर को पता है कि मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है तो दैट विल बी ओवर्ट, और अगर लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन में रिसर्च को पता है, जो पार्टिसिपेंट है उनको पता है कि मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो उसको आप कहेंगे ओवर्ट। ओवर्ट यानी कि ऑब्जर्वेबल, आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते, दूसरे बंदे जो हैं वो उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं। और ओवर्ट होता है यानी कि हर कोई इसको देख सकते हैं। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर पार्टिसिपेंट को पता होता है कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? कोवर्ट यानी कि आप इसको कोवर्ट को कवर से एसोसिएट कर लेंगे, मतलब कवर है यहाँ पर। Covert observation is when participants do not know that the researcher in the group is observing them. Covert observation में उनको नहीं पता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब overt observation की एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम हॉल्स हैं, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो पेपर दे रहे हैं। अब उन बच्चों को पता है कि हमें एग्ज़ामिनर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमें एग्ज़ामिनर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये ओवर्ट ऑब्जर्वेशन है। और कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में ये हो सकता है कि आप किसी भी फिनोमेना को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप अंडर कवर हैं, आप उनको नहीं बता रहे कि मैं आप लोगों को ऑब्ज़र्व करें, तो यहाँ पर आता है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरफ। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि जो रिसर्चर है, जो एक्सपेरिमेंटर है या जो ऑब्ज़र्वर है, वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ओवर्ट भी हो सकते हैं वो पार्टिसिपेंट, और वो पार्टिसिपेंट कोवर्ट भी हो सकते हैं। वो ओवर्ट इस तरह हो सकते हैं कि जिस तरह नॉर्मली आप न्यूज़ में देखते हैं या कोई इस तरह वीडियोस होती हैं जिसमें कोई शख्स जाके किसी गांव के लोगों के साथ मिलके वहाँ पर उनके साथ घूमता फिरता है और उसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो वहाँ के लोगों को पता होता है कि हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। अब जो रिसर्चर वहाँ पर गया है, मे बी वो वहाँ पर उन लोगों की कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को ऑब्ज़र्व करना चाह रहा है, इसलिए उसने गांव वालों को बताया हुआ है कि मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने आया हूँ, रिसर्च करने आया हूँ। तो उन लोगों को पता होता है कि हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, और यहाँ पर जो रिसर्चर है वो उस ग्रुप का पार्ट बना हुआ है, वो उस विलेज में गया है और उनके साथ बाकायदा घूम फिर रहा है। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर जो है वो ग्रुप का पार्ट बना हुआ है। अगर मैं बच्चों को ऑब्ज़र्व करना चाहूँगी और मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना चाहूँगी, मैं पार्टिसिपेंट बन जाऊँगी, मैं उन बच्चों के साथ मिलजुल के उनके साथ खेलना शुरू कर दूँगी, तो यहाँ पर फिर मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। ये ओवर्ट इस तरह हो सकता है कि उनको पता है कि हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, और कोवर्ट इस तरह हो सकता है कि आप ग्रुप का पार्ट तो बन जाते हैं लेकिन आप उनको ये नहीं बताते कि मैं आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो कहीं पर जाते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलजुल के बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो ग्रुप का पार्ट तो वो बने होते हैं लेकिन उनको ये नहीं बताते कि मैं आपको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। दैट विल बी कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर इंटरेक्ट विद पार्टिसिपेंट एंड टेक नोट्स ऑन बिहेवियर, कमेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर आप बिहेवियर नोट करते हो, आप उनके कमेंट्स नोट करते हो और एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल
बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है, जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल आपको बता दी थी, तो मैं उनके साथ खेलना शुरू कर दूँगी, उनके साथ पार्टिसिपेट करूँगी उनके ग्रुप में। तो ये मेरे पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन है। अब वो डिपेंड करता है, अगर मैं उनको बताऊँगी कि मैं आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो ये ओवर्ट ऑब्ज़र्वेशन हो जाएगी। पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन में मैं ओवर्ट ऑब्ज़र्वर होंगी, और अगर मैं उनको नहीं बताऊँगी तो दैट विल बी अ कोवर्ट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज इकोलॉजिकल वैलिडिटी इंक्रीज होती है। अब किस तरह इंक्रीज़ होती है? अगर ओवर्ट ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर कर रही हूँ, उनको पता भी है मैं पार्टिसिपेंट हूँ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं रिसर्चर हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इकोलॉजिकल वैलिडिटी आ रही है। वो इस केस में आ सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रिसर्चर एक गाँव में गया और वहाँ के उन लोगों का कल्चर, उन लोगों का ट्रेडिशन जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं। वहाँ के लोग जो हैं वो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन शो कर रहे हैं। उनको पता भी है कि ये हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये ओवर्ट ऑब्ज़र्वेशन कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वर हैं, लेकिन वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल वैलिडिटी इस तरह इंक्रीज़ होती है कि आपको पूरी मतलब आपके पास रिसर्च आ जाती है। और अगर आप कोवर्ट ऑब्जर्वेशन करें तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी इस तरह इंक्रीज़ होती है कि आपके पास प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है। एन ऑब्जर्वर बिकम इन्वॉल्व विद द ग्रुप, they are more likely to understand the motives and reason for behavior. This increases the validity of the findings. This increases the validity of the finding. इसमें पार्टिसिपेंट जो है वो ग्रुप का हिस्सा बना, उन लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई। तो जब आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बन रहे हैं, आप ग्रुप में उनके साथ पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, आपने वहाँ पर ज़्यादा डीपली आपके पास जो है डेटा कलेक्ट हुआ है, आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, क्योंकि आप ना सिर्फ उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सकते थे ईज़िली, लेकिन आप उनके कमेंट्स को भी ऑब्ज़र्व कर सकते थे, और आप ज़्यादा डिटेल में अपने डिस्क्रिप्शन बना सकते थे। तो इस तरह जो है आप उनके मोटिव्स और उनके बिहेवियर के रीजंस को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते थे, और इससे आपकी फाइंडिंग की वैलिडिटी बढ़ जाती है। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। इसमें एथिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एथिकल प्रॉब्लम्स इस तरह आ सकते हैं कि अगर इन केस आप कोवर्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कोवर्ट हैं, यानी कि आप उनको नहीं बता रहे कि आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो जब आप उनको नहीं बताते तो आप उनसे इन्फॉर्म कंसेंट भी नहीं लेते। इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली कोई भी रिसर्च जब आप करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, आप पहले जिस शख्स पे आप कर रहे हैं, आप उनको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं इस तरह का रिसर्च कर रहा हूँ, या मैं इस तरह की एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, और उसमें ये प्रोसीजर्स मैं यूज़ करूँगी, और उसका ये रिज़ल्ट मुझे चाहिए, उसका ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। बेसिकली आप उसको पूरा इन्फॉर्म कर देते हैं रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप उनको नहीं बताते, आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर बने हुए हैं लेकिन आप कवर्ड हैं, तो यहाँ पर फिर ये इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट वाला एथिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दूसरा आता है ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट। अगर आप नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहते हैं और आप पार्टिसिपेंट बने उस ग्रुप का, शायद आपको उस तरह नेचुरल बिहेवियर ना मिल सके, ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल और सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर आपको मिलेगा, क्योंकि वो अपने नेचुरल बिहेवियर को नहीं शो करेंगे। तो यहाँ पर एक किस्म का ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट आ जाता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं एक ग्रुप के ऊपर या एक शख्स के ऊपर, लेकिन आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते, आप उससे दूर होते हैं। ये ओवर्ट भी हो सकता है, ये कोवर्ट भी हो सकता है, यानी कि ये उनको पता भी हो सकता है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो फिर ये अंडर कवर होगा, यानी कि उनको पता नहीं होगा कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप पार्टिसिपेंट नहीं है, यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर रहे हैं। रिसर्चर डज नॉट इंटरेक्ट विद एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट। आप उनके साथ इंटरेक्शन करते ही नहीं हैं। ऑब्जर्विंग बिहेवियर विदाउट इंटरेक्टिंग विद द पार्टिसिपेंट, इसको आप कह सकते हैं कि आप पार्टिसिपेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक किस्म का नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में आता है ये कि आप उनको ऑब्जर्व नहीं, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर उनको इस तरह पता चल सकता है कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल मैच है। अब यहाँ पर जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको पता है कि जो ऑडियंस है वो हमें ऑब्ज़र्व कर रही हैं। अब आप वहाँ पर एज एन ऑडियंस बैठे हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं फुटबॉल
मैच में जितने भी प्लेयर्स हैं कि फ़लाँ बंदा जो है उसने सही नहीं किया, फ़लाँ बंदा तेज़ नहीं दौड़ा, ये सब आप वहाँ पर ऑब्ज़र्व करें। और उन प्लेयर्स को पता है कि ये ऑडियंस मुझे ऑब्ज़र्व कर रही है, इन ऑडियंस में आप भी बैठिए और आप उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पर एज ए चीफ़ गेस्ट बैठे हैं, प्लेयर्स को पता है कि आप उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो अपना गेम खेल रहे हैं, ठीक है। उनको पता है कि आप उन्हें ऑब्ज़र्व करें, आप नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वर हैं यहाँ पर, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करें, यानी कि आप उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आप उनसे दूर हैं, लेकिन आप उनको ऑब्ज़र्व करें और उन्हें पता है। तो जब उनको पता है तो यहाँ पर ये ओवर्ट प्रोसेस यूज़ हो रहा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में। और अगर आप उन्हें ऑब्ज़र्व करें, आप उन ऑडियंस में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि इस ऑडियंस में एक शख्स है जो स्पेसिफ़िकली मुझे ऑब्ज़र्व करने ही आया है। या अगर आप एज ए इंस्पेक्शन टीम जाते हैं एक क्लास में, तो आप वहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन करें। अगर उनको पता है कि आप उनको ऑब्ज़र्व करने आए हैं तो ये यहाँ पर ओवर्ट हो जाएगा, और अगर उनको नहीं पता कि आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लेकिन आप ऐसे यहाँ पर आए हैं तो ये फिर कोवर्ट हो जाएगा। इसी तरह नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, यानी कि अगर आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं ऑडियंस में बैठे हुए हैं, या आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं, या आप किसी क्लास में गए हैं, किसी स्कूल में गए हैं एज एन इंस्पेक्शन टीम, लेकिन आप उनके ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करें, आप जिस दूर दूर से सारा माहौल ऑब्ज़र्व करें, तो यहाँ पर आ जाते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उनको पता है तो ओवर्ट हो गया, उनको पता नहीं है तो कोवर्ट है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय नोइंग दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व बिकॉज द ऑब्जर्वर्स आर आउट ऑफ साइट। इसमें ऑब्ज़र्वर इफ़ेक्ट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। किस तरह कम हो जाते हैं? जो पार्टिसिपेंट हैं उनको पता है कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, लेकिन जो शख्स उनको ऑब्ज़र्व करे वो उनसे दूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल मैच है, जो प्लेयर्स हैं उनको पता है कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, लेकिन उनके लिए वो कोई मायने नहीं रखता कि हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और हमें अपना बिहेवियर जो है वो थोड़ा चेंज करना है, वो अपने गोल पे ही फोकस करते हैं। रिसर्चर्स ब्लेंड्स इन एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर फॉर ग्रुप। अब रिसर्चर क्या है, आप ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं, इससे मतलब वही बात हुई कि ऑब्जर्वर इफेक्ट्स के चांसेस यहाँ पर थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। पार्टिसिपेंट टेंड टू बी एक्ट रियलिस्टिकली इन केस ऑफ कवर्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आप नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर है और आपने उनको बताया नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने आया हूँ या आई हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा रियलिस्टिक इमेज आपको मिल जाता है, आपको थोड़ा नेचुरल बिहेवियर उनको ऑब्जर्व करने का मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? डिफ़िकल्ट टू मेक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। ज़ाहिर है जब आप पार्टिसिपेंट नहीं हैं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप दूर बैठे हुए हैं, तो आप शायद उतनी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए जिस तरह आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं। आप उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, आप ज़्यादा नज़दीक से देख लेते हैं कि बंदे के कमेंट्स किस तरह हैं, इनके क्या मोटिव्स है, इनके बिहेवियर का क्या रीज़न है, ये इस तरह बिहेवियर क्यों करते हैं, तो आप इतनी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। अब आते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की तरफ। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन को सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं बिहेवियरल चेकलिस्ट, और इट इज़ अ प्रीडोमिनेंटली क्वांटिटेटिव मेथड। नॉन पार्टिसिपेंट मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वांटिटी यहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है वर्ड। रिसर्चर ऑफन यूज़ कॉन्फिडरेट्स टू क्रिएट द स्ट्रक्चर सिचुएशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में आप कॉन्फिडरेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। कॉन्फिडरेट्स वो लोग होते हैं जो आपके साथी होते हैं, आप एक जगह रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर जो लोग आम लोगों के साथ मिलजुल के बिहेवियर कर रहे होंगे, तो वो मतलब आप कह सकते हैं कि आपके अपने बंदे वहाँ पर घूम रहे हैं, आम जिन लोगों को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये आपके पास आते हैं कॉन्फिगरेट। इस तरह अगर आपने मिलग्राम एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो उसके अंदर भी कॉन्फिगरेट्स यूज़ होते हैं, और ऐश एक्सपेरिमेंट ऑन कन्फर्मिटी जो है वहाँ पर भी कॉन्फिगरेट यूज़ हुए थे। अब ऐश एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था, थोड़ा सा जनरल आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर 3 लाइनें दी थी। फॉर एग्जांपल नंबर 2 जो है वो बहुत लंबी लाइन है, और फिर एक एक्स्ट्रा लाइन दी थी। वो एक्स्ट्रा लाइन जो थी वो नंबर 2 के साथ मैच हो रही थी, लेकिन उन्होंने ग्रुप से पूछा था कि इनमें से कौन सी लाइन है जो ये जो मैंने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लाइन दी हुई है इसके साथ मैच करती है, 1, 2 या 3 में से कौन सी लाइन है जो इसके साथ मैच करती है।
अब जिन लोगों को बताया गया था कि इनमें से बताए कौन सी लाइन मैच करती है, उन लोगों में से ज़्यादातर लोग जो थे वो कॉन्फिडरेट्स थे, यानी कि वो रिसर्चर के अपने दोस्त थे। रिसर्चर ने ऑलरेडी मतलब उनको आंसर का पता था, उनको ये भी पता था कि रिसर्च किस चीज़ के ऊपर है, और उनको समझाया गया था कि आपने इस तरह रिस्पॉन्स देना है। तो कॉन्फिडेंट्स ने जानबूझ के गलत आंसर दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 3 बताया कि 3 जो है वो इस लाइन के साथ मैच हो रही है, ये एक्स्ट्रा लाइन जो साइड पे बनाई हुई है। इवन कि 3 मैच नहीं थी हो रही, 2 मैच हो रही थी, लेकिन उन्होंने कोई और लाइन बताई जानबूझ के। और फिर जो लोग कॉन्फिडरेट्स नहीं थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने भी फिर कॉन्फिडरेट्स जो आंसर कॉन्फिडरेट्स ने दिया था, उन्होंने भी वही आंसर दिया कि हाँ भाई यही आंसर जो है यही सही आंसर है। इवन कि अगर उनको पता भी था कि एग्जैक्ट लाइन जो है वो लाइन नंबर 2 जो है वो मैच हो रही है, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंट्स की बात सुन के उन्होंने अपना आंसर चेंज कर दिया। खैर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कन्फर्मिटी के ऊपर हुआ था कि इंसान जो है वो थोड़ा ग्रुप प्रेशर में आके ग्रुप प्रेशर में आके या लोगों की बातों में आके जो है वो कंफर्म कर लेते एक चीज़ को, इवन कि उनको ओरिजिनल आंसर पता भी होते हैं, लेकिन वो अपने ओरिजिनल आंसर को छुपा लेते हैं और औरों के आंसर्स के पीछे जा रहे होते हैं कि और जो कह रहे हैं हम वही करेंगे। और मिलकर हम एक्सपेरिमेंट जो है इसके अंदर भी कॉन्फिडेंट्स यूज़ हुए थे। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर आप कॉन्फिगरेट्स यूज़ करते हैं। काफ़ी केसेस में आप कॉन्फिगरेट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एक स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन बनाएं, और ये एक इवेंट सैम्पलिंग है। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में आप ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन बना लेते हैं कि मैं इस तरह का ऑब्जर्वेशन करूँगा, इस तरह के पार्टिसिपेंट्स आएंगे और उसके ऊपर मैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँगा और फिर मैं उनको इस तरह ऑब्ज़र्व करूँगा। यहाँ पर आपने पूरी सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ आपने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपने उसको अरेंज किया हुआ है। और इवेंट सैम्पलिंग इसलिए कि आपने प्रॉपर एक सिचुएशन या एक जगह आपने मतलब इसके लिए मुनक्किद की कि और एक स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है कि इस तरह सब कुछ होगा। अब इसके एडवांटेजेस के, आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा आता है, आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं और जो रिज़ल्ट आपके पास आता है आप उसको स्टेटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है, द सैम्पलिंग ऑफ अ बिहेवियर टेंड्स टू बी रिस्ट्रिक्टिव। द टाइम सैम्पलिंग जो है वो थोड़ा एक किस्म के इग्नोर किया गया है, तो ये सैम्पलिंग बिहेवियर जो है वो एक रिस्ट्रिक्टिव टाइप की हो जाती है और आपके पास ये आइडिया नहीं आता कि वो बिहेवियर क्यों अकर हुआ। डज़ नॉट गिव एन आइडिया ऑफ द रीज़न वाई द बिहेवियर आर अकरिंग। तो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में आपके पास ये एक डिसएडवांटेजेस आ गए। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन की एक किस्म की बिल्कुल ऑपोजिट आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर सारे बिहेवियर नोट करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में उसने एक स्ट्रक्चरली सब कुछ ऑर्गेनाइज किया होता है कि मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करूँगा। बिहेवियरल चेकलिस्ट बनाई हुई थी कि मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करूँगी और इस तरह मेरी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट होगा और उसके अंदर मैं ये चीज़ें ऑब्जर्व करूँगी। ये सारा कुछ जो है वो स्ट्रक्चर ही है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन जो है वो उसमें की होती है। अनस्ट्रक्चर में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसमें ऑब्जर्वर सब कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं। जो जो चीज़ें उनको बिहेवियर में चाहिए होती है, एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए उनको चाहिए होती है, वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। इसको टाइम सैम्पलिंग टेक्निक यहाँ पर यूज़ की गई होती है और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जा रहा था और अनस्ट्रक्चर्ड में क्वालिटेटिव, यूजुअली ज़्यादातर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर कोई बिहेवियरल चेकलिस्ट नहीं होती कि आपने लाजमन बस ये बिहेवियर नोट करने, इसके अलावा और कुछ नहीं नोट करना। इसके अंदर आप ऑब्जर्वर को आप कह सकते हैं कि खुली छूट मिली होती है कि वो कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस में क्या है, आप इन डेप्थ डेटा ये जनरेट इन डेप्थ डेटा, रिच क्वालिटेटिव डेटा, और इसके अंदर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिहेवियर क्यों कॉज हो रहा है, वाई अ बिहेवियर इज़ अकरिंग। जबकि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में एज सच कुछ नहीं होता कि वाई अ बिहेवियर इज़ अकरिंग, यूजुअली नहीं होता। और अनस्ट्रक्चर जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि एक बिहेवियर अगर अकर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इसमें बड़ी हेल्पफुल है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें नॉर्मली जो रिसर्चर होता है या जो ऑब्जर्वर होता है वो बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आपने खुली छूट दी हुई है कि आप जो ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं आप वो ऑब्ज़र्व करें,
कोई बिहेवियरल चेकलिस्ट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर वो ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने उनको कहा कि आप इन लोगों को ऑब्ज़र्व करें, अब डिस्ट्रैक्शन किस तरह हो सकती है कि आप बहुत सारे लोगों को वो ऑब्ज़र्व करें, इसमें अचानक एक बहुत लंबा बंदा या बहुत छोटे कद वाला या थोड़ा साइज़ में चेंज कोई शख्स जो है उसको नज़र आया, तो ज़्यादा इजीली उस शख्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो उस शख्स को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक किस्म की आपकी पर्सनल बायसनेस आ जाती है, आप पर्सनल जजमेंट पे चले जाते हैं। आपको उस माहौल में कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, आपने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर एक ये कि वो ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसकी डेफिनेशन है द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर एज दे अगर इन नेचुरल सेटिंग्स। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर आप एक बिहेवियर को उसकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रही है और आप उन वीडियोस को रेगुलर देखते रहे हैं, तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको उसकी थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे। हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में आप एक चीज़ को, एक पार्टिसिपेंट या एक सब्जेक्ट को आप नेचुरली उसको ऑब्जर्व करते हो, उनको आप बताते नहीं हो कि मैं आपको ऑब्जर्व करूँ, लेकिन आप उनको नेचुरली ऑब्जर्व करते हो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बिहेवियर का पता चल जाता है और आप अच्छे से आपका रिज़ल्ट आ जाता है, बहुत वैलिड आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस में ये थे कि ऑब्जर्वर्स इफ़ेक्ट आ जाते हैं। ऑब्जर्वर्स इफ़ेक्ट में ये होता है कि उनको पता चल जाता है कि हम ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं। इसके अंदर थोड़ी बायसनेस भी आ जाती है, या ब्लाइंड ऑब्ज़र्वर भी आ जाते हैं कि मतलब ऑब्ज़र्वर को नहीं पता कि उसने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है। इसके अलावा जो है इसके अंदर एक ये भी डिसएडवांटेज थे कि आपके वहाँ पर उस एनवायरनमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो आप उस एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो ज़्यादा मतलब उस स्टडी को रेप्लिकेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ सेम लाइक जो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के ऊपर। लेकिन यहाँ मैंने जस्ट ब्रीफली बता दिया कि नेचुरल सेटिंग में आप एक बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हो। इसके बाद आता है कंट्रोल इन लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड और लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन में आप एक बिहेवियर को लेबॉर्ट्री सेटिंग में ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट को या अपने पार्टिसिपेंट को लैब में लाते हैं और वहाँ पर आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एक किस्म का ओवर्ट ऑब्जर्वेशन या ओवर्ट ऑब्जर्वेशनल टेक्निक यूज़ की गई है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट को पता है कि हमें ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और यहाँ पर किसी किस्म का आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्म कॉन्सेंट भी यूज़ होता है, यानी कि आप ऑब्जर्वर को बता देते हैं कि आपकी स्टडी किस चीज़ के ऊपर है। और मिसाल के तौर पे आपने एक पार्टिसिपेंट को अपने लैब में बुलाया, आपने नॉनसेंस सेलेबल्स का मेमोरी टेस्ट आप करना चाहते हैं या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या आप नॉनसेंस सेलेबल्स आपने उसको पढ़वाए और फिर आप उनसे टेस्ट ले रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि वो कौन कौन से वर्ड्स थे, एनीथिंग। आपने पार्टिसिपेंट को लैब में बुलाया, तो दिस इज़ कॉल्ड लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन, और ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है। यहाँ पर एडवांटेजेस इसका ये है कि आपका उस इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल्ड होता है, और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल तो होता है, लेकिन आपको शायद उस तरह का नेचुरलिस्टिक रिज़ल्ट ना मिले जिस तरह नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में होता है। इसकी लिंक मैंने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से डिस्क्रिप्टिव मेथड के टाइटल से मैंने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन इन दोनों की वीडियो जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वो जाएँ, उस लिंक पे जाएँ, उसको क्लिक करें, देखें वो वीडियो, और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन बेसिकली होता क्या है। मैंने ब्रीफली तो बता दिए, लेकिन उस वीडियो में मैंने थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये थी वीडियो आज की। अगर आपको समझ आई है आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आई है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं वो कौन सा पॉइंट था, कौन सा टॉपिक था जो आपको समझ नहीं आई या आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गए थे।
आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हर सैटरडे और संडे को नॉर्मली इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पे या वीडियोस अपलोड करते हैं। इसके अलावा अगर कोई नया कोर्स हमने स्टार्ट करना हो तो हम उसके ऊपर हर सैटरडे संडे को वीडियोस अपलोड किया करेंगे। इंग्लिश में भी हम अपलोड करते हैं, उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में भी हम अपलोड करते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसके अलावा अगर कोई रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो आपने हमसे बनवानी हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर कहें, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपके लिए एक अच्छी और बेस्ट रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो अपलोड कर सकें। तो ये थी आपके लिए आज की वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।